हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हमारी समरी नोट्स ऑफ योर फोर्थ यूनिट का सेक्शन 40। ओके बच्चों, अगर तुमको याद होगा तो वी वेर सीइंग हु कैन मेक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे एक बात आप लोग याद दिलाना, हमने देखा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, बट सवाल ये उठता कौन कौन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम निकल के आ रहा था प्रोमिसर हिमसेल्फ का। ओके, प्रोमिसर हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ, जो मेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सबसे पहले तो उसने ही परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ओके, और हमने इसमें एक बात और देखी, जहां पे इस बंदे की पर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ओके, जहां उसकी पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होगी तो वहां पे आपका ये बस प्रोमिसर ही क्या कर सकता है बताना, यहां पे परफॉर्मेंस कर सकता। ओके, जहां पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां सिर्फ ये प्रोमिसर ही परफॉर्मेंस कर पाएगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आफ्टर द डेट ऑफ प्रोमिसर, मतलब एक बार प्रोमिसर अटपा तो आप पकड़ के चलना कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अमिताभ बच्चन साहब। ओके, इन्होंने सोनी टीवी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है काय के लिए, केबीसी का शो करने के लिए। मुझे एक बात बताना, उनकी पर्सनल स्किल देख के ही उनको क्या किया है, वो शो ऑफर हुआ है। ओके, तो अगर मान के चलो खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ हो जाए तो क्या उनका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस करेगा? क्या अभिषेक बच्चन साहब को परफॉर्मेंस करने के लिए बोला जाएगा क्या, होस्टिंग करने के लिए बोला जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं। ओके, तो हमेशा याद रखना, पहली बात तो जो प्रोमिसर खुद होगा उसी ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। दूसरी बात, जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होगी तो वहां तो कोई और बंदा तो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। ये बात को आप लोग दिमाग में फिट कर देना। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी तो बात देखी थी कि जो एजेंट होता है वो भी परफॉर्मेंस कर सकता। ओके, एजेंट का मतलब क्या, हमने किसी को हमारे बिहाफ पे परफॉर्मेंस करने को बोली तो वो अपना एजेंट बन जाएगा। तो वो एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता है क्या? तो जवाब है जी हां, कर सकता है। लेकिन ये चीज भी याद रखना, एजेंट कब परफॉर्म कर पाएगा, जहां पे पर्सनल स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जहां पे पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वहां पे आपका जो एजेंट रहेगा वो परफॉर्मेंस कर सकता, अदरवाइज ही कैन नॉट मेक, या मैं बोलूंगा अदरवाइज वो तो क्या कर सकता है बताना, जहां पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड हो वहां कर नहीं सकता है, और जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो वहां पे वो परफॉर्मेंस कर सकता है। ओके, तो पहली बात क्या, एजेंट परफॉर्मेंस कर सकता क्या? तो आपने बोलना जी हां कर सकता, बट जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो बस वहीं पे आपका एजेंट परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्मेंस कर सकते क्या? बात समझ के लो, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब आपको मैं कुछ ऐसे दूंगा, इसके बनाऊंगा मैं दो पार्ट। दो पार्ट कौन से? अगर आप मान के चलिए ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे परफॉर्मेंस कब करनी पड़े, अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं थी। ओके, पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं थी और प्रोमिसर की डेथ हो जाए। ठीक है, आफ्टर प्रोमिसर्स डेथ, आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो आफ्टर डेथ ऑफ प्रोमिसर। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था उसकी हो जाती है डेथ। तो सवाल ये उठता क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी क्या? तो उसके भी दो पार्ट बनाएंगे, जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट में और जहां पे पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स बना रहे, पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड और पर्सनल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड। तो याद रखना, प्रोमिसर की डेथ होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द टू सिचुएशन, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स रिक्वायरमेंट रखता है। अगर आपका जवाब है जी हां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड थी
तो आप याद रखना फिर यहां पे आपका ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इसे कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होगी तो प्रोमिसर की डेथ के बाद इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, लेकिन जिस काम के लिए पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती तो वहां पे ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू परफॉर्म होता है। ओके, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओके बाउंड टू परफॉर्म होगा, मतलब इसे तो परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। ओके, तो बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? जैसे मैंने आपको बोला, लेट्स से वो हमारे इसमें तो एग्जांपल पेंटिंग का ही है, पेंटर को पेंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है या उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ओके, क्योंकि पेंटर भारी था तो हमने उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी पर्सनल स्किल्स को देखते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। जब पेंटिंग करनी थी तो बंदा अटपा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो बंदा अटक जाता है ऐसे बीच रास्ते से ही, तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वहां परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी क्या? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि यहां पे पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड थी। तो जहां पे ये पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होगी तो वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती। और जहां पे पर्सनल स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होंगी तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ही इज बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कंपल्सरीली उसे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ओके, जैसे आपको बोला था मैंने, ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को वीट सप्लाई करने वाला था और सप्लाई करने की डेट पे वो खुद अटक जाता है। तो फिर एक बात बताना, सप्लाई की डेट पे वो अगर अटपा तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसने सप्लाई करना चाहिए या नहीं सप्लाई करना चाहिए? तो जवाब आएगा जी हां, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने फिर वहां से सप्लाई करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो हमने ये तीन बातें देख के रखी थी। सबसे पहली बात, किसने किसने परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ये हम लोग चीजें देख रहे थे। तो आपने बोला सर प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। फिर मैंने पूछा था पर प्रोमिसर ने कहां पे करनी चाहिए, तो आपने बोला सर जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होगी तो वहां तो इस प्रोमिसर ने ही करनी चाहिए। और जब तक उसकी डेथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता तब तो भाई अकेला प्रोमिसर ही वो पूरे कंडीशंस फुलफिल करने के लिए ऑब्लिगेटेड होता है, या मैं बोलूंगा उसे ही परफॉर्मेंस करनी चाहिए। हाँ, बट सवाल ये उठता, क्या एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता है क्या? तो जवाब आएगा जी हां। अगर पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता। ओके, जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो तो वहां एजेंट परफॉर्म कर सकता। सवाल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आप समझ सकते हो, प्रोमिसर के जो बच्चे कुच्चे हैं उनकी बात चल रही है। तो क्या ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस कभी करनी पड़ सकती है क्या आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर? तो जवाब है भाई वो डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस पर डिपेंडेंट था। कॉन्ट्रैक्ट में अगर पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड थी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर पर्सनल स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू परफॉर्म, फिर तो उसे परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी। ओके, हाँ, लेकिन इसमें अगर आपको एक बात याद आ रही होगी तो इसमें हमने एक और बात देख के रखी थी। क्या? जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करने की जरूरत पड़ती है, ओके, लेट्स से किसी को पेमेंट अगर उसे देना है तो वो जो भी पेमेंट देगा ये पेमेंट शुड नॉट एक्सीड। ओके, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पेमेंट लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए अमाउंट इनहेरिटेड बाय हिम। ओके, मतलब उसको जो अमाउंट मिली है इनहेरिटेंस में, उसके फादर से उसको जो भी अमाउंट मिल रही तो बस उतने ही अमाउंट का वो लोगों को पेमेंट देगा, उससे ज्यादा पेमेंट देगा क्या बताना नहीं देगा। तो पेमेंट जब भी देगा, जब उसको लीगली उसको परफॉर्मेंस करने की जरूरत पड़ रही है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसको अगर कभी पेमेंट देने की जरूरत पड़े तो वो पेमेंट लेस देन और इक्वल टू रहेंगी अमाउंट इनहेरिटेड। ओके, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अब देखो बच्चों, ये ए नाम का एक बंदा है, ओके, और
ये है उसका बच्चा छोटा ए, ओके, ये दोनों बाप बेटे। अब इस बड़े ए को पैसे देने बाकी थे इस बी नाम के बंदे को, ओके, तो इसे देने बाकी थे लेट्स से 10,000 रुपीज, ओके, और ये 10,000 रुपीज किसने किसको देना था, तो ये पैसे देने थे आपके ए ने बी को, ठीक है। तो ये ए 10,000 देने के पहले ही अटपा, ओके, ये ए क्या हो रहा है बताना, डाइड। अब मुझे एक बात बताओ, पैसे देने के पहले ही ये ए अटक जाए तो अब ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है छोटा ए है, तो क्या इसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे क्या, तो जवाब है जी हाँ, इसे वैसे तो 10,000 रुपए देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट सवाल ये उठता, अगर ये जो मरा हुआ बंदा है ए, इससे इस छोटे ए को अगर सिर्फ 7,000 ही रुपीस की प्रॉपर्टी मिली है, ओके, सिर्फ 7,000 की ही इसको क्या मिलती है बताना प्रॉपर्टी, तो सवाल ये उठता क्या अब भी ए को इसे 10,000 देना पड़ेगा क्या, तो जवाब है जी नहीं। अगर उसके पापा से उसको अगर 7,000 की ही प्रॉपर्टी मिली, 7,000 की ही प्रॉपर्टी मिली, तो पापा का पूरा ऑब्लिगेशन माने पूरे 10,000 रुपीज इसे देने की जरूरत नहीं रहेगी, इसे तो 7,000 में ही देके निपटाना पड़ेगा। तो आपको एक बात समझनी चाहिए बच्चों, क्या कि हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बोल रहे हैं कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी जरूर यहाँ पे लाइबिलिटी निकल के आएगी, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर, जहां पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं वहां पे। बट वो जब भी पेमेंट देने की बात करेगा या उसे पेमेंट देने की नौबत आएगी, तो उसे जो प्रॉपर्टी मिली है, प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, तो उससे ज्यादा उसे पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती। इस चीज का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना, ओके। जितनी भी आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी, इससे ज्यादा आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होती। आई होप समझा होगा। तो ऐसे हमने यहां पे देख लिया हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला तो भाई प्रोमिसर हिमसेल्फ, जहां पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड है तो वहां प्रोमिसर ने खुद ने करना। एजेंट कर सकता क्या, हाँ कर सकता, लेकिन जहां पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे एजेंट कर सकता। सवाल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता क्या, हाँ कर सकता आफ्टर द डेट ऑफ प्रोमिसर, लेकिन वो डिपेंड करेगा दो सिचुएशन पे। अगर जहां पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड होगी तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर काम नहीं कर सकता, और जहां पर्सनल स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बाउंड टू परफॉर्म लिखा है भाई, ऐसा नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा, ओके, बाउंड टू परफॉर्म है। लेकिन एक बात यहां पे आप लोग समझ के लो, अगर उसे कभी पेमेंट देने की जरूरत पड़े तो वो पेमेंट लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए अमाउंट इनहेरिटेड, ओके। मतलब देना बाकी है 10,000 और आपके पास में एसेट है सिर्फ 7,000 की, तो क्या आपको आपके जेब से 10,000 देने हैं क्या, इस छोटे को 10,000 देने हैं क्या, तो जवाब है नहीं, इसे सिर्फ कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 7,000 ही देना पड़ेगा। देखो मेरे पास दो क्वेश्चन दो बच्चों के सेम तरीके से आए, एक तो नियति का क्वेश्चन था और एक सागर मुड़े का क्वेश्चन था। ये दोनों ने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो छोटा ए है, मैंने छोटा बोला तो उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि सर यहां उनके मन में डाउट आ गया कि बोले सर अगर ये ए माइनर निकला तो फिर क्या इस छोटे ए को फिर भी देना पड़ेगा, तो बात है जी हां देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये तो प्रॉपर्टी उसको उसके पापा से मिल रही है ना, यहां कोई पर्सनली माइनर को लाइबल पकड़ रहा क्या, माइनर का गला दबा रहा क्या, नहीं, ओके। तो जो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहा बस वही प्रॉपर्टी में से उसे दूसरों को देना है, दैट्स इट। तो वो अगर माइनर भी रहा तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद पर्सनली थोड़ी ना लाइबल हो रहा है, उसे जो प्रॉपर्टी मिली है बस वही प्रॉपर्टी का वो क्या कर रहा है बताना, रेमिटेंस बोल के दे रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझा होगा, ये तीन लोग ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन परफॉर्म कर सकता है, तो याद रखना थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस कर सकता। क्या बोल रहा हूं मैं, थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस कब मानी जाती बताना, इफ प्रोमिसी हैज एक्सेप्टेड, ओके। अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर
ये मान लिया जाएगा कि परफॉर्मेंस हो गई। प्रोमिसी एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, accepted performance by third party. In that case he will not make liable, he will not make liable to the promisor, he will not make liable to the promisor. ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, ओके, तो वो थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक बात याद रखना, फिर क्या होगा बच्चों? ही विल नॉट मेक लाइबल टू द प्रोमिसर, वो कभी फिर प्रोमिसर को लाइबल नहीं कर सकता। आप बोलेंगे सर एग्जांपल से समझाओ, तो ध्यान दो, यहां पे ये है एक बंदा जिसका नाम है ए, यह है दूसरा बंदा जिसका नाम है बी, ओके। अब ए ने पैसे देने बाकी थे, मैं बोलूंगा अमाउंट वाज पेबल, ओके, और किसने किसको देना बाकी था पैसा बताना, ए ने बी को देना बाकी था, और कितना देना बाकी था? 10,000 रुपीज देना बाकी था, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो रही कि ये ए दे नहीं पा रहा 10,000 रुपए, तो फिर इस बी को क्या हुआ, ए के बिहाफ पे सी नाम का एक जो बंदा था, इस सी नाम के बंदे ने इसे 6,000 रुपीज दे दिए, ओके, ऑन एज बिहाफ। यहां पे बोला भी है कि भाई ए के बिहाफ पे ये ले लो 6,000 रुपए। अरे बात समझे या नहीं समझे? ए ने पैसे देने थे बी को 10,000 रुपीज, लेकिन ए नहीं दे पा रहा था, तो सी ने क्या किया, ए के बिहाफ पे बी को पैसे दे दिया, और बी नाचने लगा, झूमने लगा, इसने एक्सेप्ट कर लिए ये पैसे, ओके। 6,000 रुपए एक्सेप्ट कर रहा है कौन? बी। अब सवाल ये उठता, क्या बी अब मुंह उठा के इस ए को 10,000 के लिए स्यू कर सकता क्या कल चल के? तो जवाब है जी नहीं, 10,000 के लिए अब स्यू नहीं कर सकता, करना है तो वो 4,000 के लिए स्यू कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि भाई 10,000 ए ने उसे देने थे, किसे? बी को। पेबल अमाउंट वाज 10,000, बट ए नहीं दे पाया, तो सी ने ए के बिहाफ पे बी को दे दिए 6,000 रुपीज, ओके। और जब इस बी ने उसे एक्सेप्ट कर भी लिया ए के बिहाफ पे, तो अब उसे कभी स्यू करना है बी पे, तो वो 10,000 के लिए स्यू नहीं कर पाएगा। हाँ, 4,000 के लिए जरूर वो क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है, ओके। दिस वाज परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा परफॉर्मेंस कैन बी डन बाय जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर्स भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और जॉइंट प्रोमिसर के केस में क्या होगा बताना, परफॉर्मेंस हैज टू बी मेड बाय ऑल द जॉइंट प्रोमिसर, परफॉर्मेंस हैज टू बी मेड by joint promisors severally, okay, joint promisor severally। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉइंट प्रॉमिस देके रखा हुआ है, तो उसकी जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो सारे जॉइंट प्रोमिसर को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ये बात का ख्याल रखना। All the joint promisors are liable severally and jointly भी आप लिख सकते हो, ये सब jointly and severally liable होंगे, जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, ओके। तो ये सारे के सारे लोग jointly and severally liable होंगे। लेकिन अब इसमें आप और एक बात का ख्याल रखना, क्या कि अगर लेट्स से ये देखो, ये जॉइंट प्रोमिसर हम यहां पे निकालते हैं, ये ए नाम का बंदा, ये बी नाम का बंदा, ये सी नाम का बंदा, तो ये तीन कौन है बताना? ये तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स है, ओके। अब इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कंबाइंडली, ओके, कंबाइंडली इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम लोग डी नाम के बंदे को पैसे देंगे, और पैसे कितने देने वाले ये लोग?
लेट्स से 9,000 रुपीज देने वाले। ओके, देखो ए बी सी तीनों मिलके प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस टू पे डी हाउ मच रुपीज, 9,000 रुपीज। ओके, 9,000 देने वाले हैं, ऐसा इन लोगों ने यहां प्रॉमिस करके रखा हुआ था। ओके, अब पहला सवाल, ये जो परफॉर्मेंस है ये पहली बात तो किसने करनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट ये है जॉइंट प्रोमिसर्स, माने ए बी एंड सी जॉइंटली लाइबल। ये लोग क्या रहेंगे बताना, जॉइंटली लाइबल रहेंगे परफॉर्मेंस करने के लिए, इन्हें ही परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। जॉइंटली लाइबल फॉर व्हाट? फॉर परफॉर्मेंस। तो मतलब इन्हें ही पेमेंट देना पड़ेगा जॉइंटली, मतलब 3-3 हजार एक एक के हिस्से को। ओके, हाँ सर ऐसा हो सकता है क्या एक आधा अटक गया? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। अगर मान के चलो इस ए को हम लोग अटपा देते हैं, ये ए अटक गया, अब क्या होगा? क्या सर बी एंड सी को ही देना पड़ेगा क्या? तो बच्चों बी एंड सी को ही नहीं बल्कि छोटे ए को भी देना पड़ेगा। ये छोटा ए कौन है बताना? रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ये कौन है बताना? रिप्रेजेंटेटिव। किसका रिप्रेजेंटेटिव है बताना? ऑफ बड़ा ए। ये बड़े ए का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहां पे आपको अगर समझ रहा होगा कि पहली बात तो ये जो जॉइंट प्रोमिसर होते हैं ना, इन्होंने जॉइंटली क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस करना चाहिए। ओके, हाँ लेकिन एक आधी बार कोई एक पर्टिकुलर बंदा अटक जाए तो फिर वैसे केस में क्या होगा? उस बंदे का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देखो ये छोटा ए आ गया, उसने क्या करना चाहिए? बाकी के जॉइंट प्रोमिसर के साथ में परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखो। सर ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि तीनों की तीनों एक कार में जा रहे थे, वो कार का हो गया एक्सीडेंट और तीनों में से कोई नहीं बचा? तो बच्चों हो सकता, जब तीनों की तीनों मर जाए तो बेटा तीनों के बच्चे ए बी एंड सी, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे, तो ये क्या करेंगे बताना? परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे। आई होप आपको सबको समझा होगा। आप ज्यादा डीप में मत जाओ, सर इनको रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहा तो फिर क्या? फिर परफॉर्मेंस छूट गया। ओके, ये पूछना भी मत। तो ये सारा आपका काम हो जाएगा किसका? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, ये हैंडराइटिंग डेफिनेटली आपको बड़ी बेकार लग रही होंगी, बट मुझे यहाँ इस पे लिखने में सीखने में टाइम जाएगा, बट आई होप आपको जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूं। तो मेरे को एक बात बताओ, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? तो सबसे पहली बात प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो जो प्रोमिसर होगा वो पहली बात तो करने ही लगेगा। ओके, और जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वहां तो उसी बंदे ने करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सवाल पूछा क्या एजेंट भी परफॉर्म कर सकता क्या? तो एजेंट कर सकता, बट जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो वहां कर सकता। फिर हमने सवाल पूछा सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता क्या? तो कर सकता आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर की डेथ हो गई तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता, बट वो भी कब कर सकता? जब पर्सनल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तब उसे करना ही पड़ेगा। जहां पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है तो वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई लाइबिलिटी नहीं आती, उसे कोई परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट की नौबत आएगी तो जितनी अमाउंट वो इनहेरिट कर रहा है, जितने अमाउंट की असेट वो इनहेरिट करेगा, उस अमाउंट से ज्यादा उसे पेमेंट देने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो ये चीज याद रखना। फिर थर्ड पर्सन का पॉइंट देखा, अगर प्रोमिसी ने, देखो यहां पे ये प्रोमिसी था, इसने एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अब यहां थर्ड पार्टी कौन था? सी। तो सी से उसने जब परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो वो कभी लाइबल नहीं कर सकता आपके प्रोमिसर को। ओके, फॉर द होल अमाउंट, पूरे अमाउंट के लिए लाइबल नहीं कर सकता। और उसके बाद हमने देखा जॉइंट प्रोमिसर के बारे में। तो जॉइंट प्रोमिसर के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा बच्चों? तो भाई जब भी जॉइंट प्रोमिस करते हैं ना कुछ लोग, तो वहां पे उन्हीं को कंबाइंडली क्या करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर एक आधे जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव बाकी के जॉइंट प्रोमिसर के साथ परफॉर्मेंस करेगा। ओके, और जब तीनों की तीनों जॉइंट प्रोमिसर नहीं रहे तो फिर उनके सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे उन्हें परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। इतना हमने सीखा था मॉड्यूल के थ्रू, तो मैंने आपको उसको डायग्रामेटिकली या नोट्स फॉर्म में भी आपको सारा कुछ बता चुका हूं। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।